यूथ सीरीज़ का वीडियो नंबर 9। तो आज कोशिश करते हैं कि 5-6 टॉपिक्स बड़ी क्विकली डिस्कस करें, तो जिससे हम लोग सीखें। नंबर 1 है, जैसे कि पंजाब में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। डू और डाई इलेक्शन है। इससे सब पता चल जाएगा कि या तहरीक इंसाफ का हाथ भारी हो जाएगा या नून लीग को हो जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि हाथ तो भारी इस्टेब्लिशमेंट का ही होता है और उसी का ही रहता है। और अब नून लीग को जो वोट को इज़्ज़त दो फलाना, वो भाड़ में गए सारे। तो वो लेके अब जाहिर है जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप था नून लीग का, वो इक़्तिदार में है, जो कि ग्राउंड रियलिटी को जिसने एक्सेप्ट करा और वो इक़्तिदार में आ गए और अब वो कर रहे हैं जो कि मुल्क के लिए भी ज़रूरी है, जो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है और गालियाँ खा रहे हैं। तो अब वो चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे। उनका न्यूट्रल का मतलब है उनके साथ दे, और वो है भी। तो मोस्ट प्रोबेबली 10, 11, 12 सीटें नून लीग ले जाएगी या फिर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। खैर, कुछ तहरीक इंसाफ को सीटें देना ज़रूरी है, वो देंगे ताकि वो गेम में इन रहें, इंगेज रहें, कोई बिल्कुल ही आउट ना हो जाए, उनका दिमाग ख़राब ना हो जाए। तो या फिर इस तरह मैनेज करेंगे कि 4-5 सीटें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों को दे देंगे, वो जो कि बाद में नून लीग में शामिल हो जाएंगे। लेकिन नून लीग का ही हाथ भारी रखना है। शायद पॉपुलैरिटी भी उन्हीं की हो, मैं ग्राउंड पे नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन इन सब मामलों में कहने का मकसद ये था, जो पॉइंट बताने का है, कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट या क्यों कोई भी ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़्ड हों। जैसे कि शहबाज शरीफ एक कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उनके ऊपर जिस तरह के केसेस हैं, हर दूसरे दिन अदालत जाती आती है। वो झूठे हैं सच्चे हैं, जो भी अभी बात की कहानी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड बंदा, हमारे सियासतदान ऐसे बुरे हैं फलाने, तो सियासतदान वही सियासत कर सकते हैं जिसको सियासत करने की इजाज़त हो। तो वो सियासतदान करप्ट और कॉम्प्रोमाइज़ क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि करप्ट बंदा एसेट होता है, करप्ट बंदा बहुत बड़ा एसेट होता है। तो लोग चाहते हैं कि ऐसे करप्ट लोग हमारे हत्थे चढ़ जाएँ। इसकी हमने बदतरीन मिसाल देखी, जो साबिक चेयरमैन नैब था जावेद इकबाल, वो खबीस आदमी। तो जब उसके करतूत सामने आए तो इमरान खान की चांदी हो गई। इमरान खान का वो एसेट बन गया। इमरान खान को ऐसा वीवीआईपी बंदा मिल गया, कैरेक्टर लेस, कि वो उसका एसेट बन गया और उससे उसने बड़ा अच्छी तरह काम लिया। तो कॉम्प्रोमाइज़ लोगों को लोग बुरा समझें या ना समझें, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ लोग एसेट होते हैं। तो नंबर 1 था ये टॉपिक। नंबर 2, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए या स्वीपिंग, लेकिन कुछ ज़िंदगी में थंब रूल्स होते हैं। तो मेरे भी कुछ थंब रूल्स हैं। उन थंब रूल्स में से एक ये है कि जब मैं देखता हूँ कि जब कोई मज़हब का बहुत ज़्यादा लिबादा ओढ़ ले, तो फिर इसका मतलब होता है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, समथिंग फिशी। मिसाल के तौर पे ये बुशरा बीबी जी, बड़ी पीरनी, बड़ी पहुँची बुज़ुर्ग शख्सियत ये वो, और मुझे शुरू से खटका था कि भाईजान बस ज़्यादा मजहबी का मतलब समझ जाओ। या ये पीर छू सरकार जो है, एक कोई अजीब से अल्लाह ही जाने, या ये शहरियार आफरीदी टाइप लोग जो कि जान अल्लाह को देनी है, अल्लाह की कसम, राना सनाउल्लाह से 15 किलो मंशियात मैंने खुद हाथों से। तो जो अल्लाह रसूल ज़्यादा करे तो इसका मतलब समझ जाओ। या फिर कोई मुल्क को बहुत ज़्यादा फरोश करने लगे, मुल्क फरोशी करने लगे, उससे भी खटक जाओ। तो ये थंब रूल है, ये काम आता है, मेरे तो बहुत काम आता है। नंबर 3, मुल्क को जब हम बर्बादी का जिक्र करने बैठते हैं, ज़ाहिर है मुल्क को हमारे सबसे ज़्यादा बर्बाद किया, हम बोलते हैं सियासतदान बोलते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट है जिसने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया। फिर आप सियासतदान को बोलते हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसको कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे वो आपको या तो गालियाँ पड़ेंगी, और सियासतदान या कोई ओहदा रखने वाला तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकता, और वो है पाकिस्तान की आवाम। ये नहीं कि वो गलत वोट देती है या फलाना, उनका वोट काउंट कब होता है? तो आप उनको वोट देने का तो आप दोष नहीं दे सकते। वो वोट जिसको भी दें, वोट गिनने वाले और वोट निकलने वाले पे बात होती है। तो उसकी वजह वोट नहीं है। मुल्क की बर्बादी का, जो आज बर्बादी के नहज पे उसकी ज़िम्मेदार यानी कि जो मुल्क दुश्मन लोग हैं, वो तो वो हैं जिन पे टैक्स बनता है और टैक्स नहीं देते। लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो इतना काम ही नहीं करते कि टैक्स देना पड़े। ये धरती पे बोझ हैं। ये लोग किसी भी मुल्क को बर्बाद करने के लिए, इस तरह की आबादी अगर आपकी है जो इतना काम ही नहीं कर पाती किसी भी वजह से, अभी वो लंबी बहस, लेकिन वो धरती पे बोझ होती है, और फिर वही आबादी वो होती है जो दबा के बच्चे पैदा करती है। तो फिर मज़ीद यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, कंपाउंड इफेक्ट है इस चीज़ का। नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ अर्से पहले पीआईए की फ़्लाइट्स को यूरोप ने बैन कर दिया कि भाई यूरोपीय हदूद में पीआईए की फ़्लाइट्स नहीं आ सकती। लेकिन जब तालिबान ने अगस्त में कब्ज़ा किया
अफ़गानिस्तान पे, तो यूरोपियन यूनियन ने अपने लोगों को और अपने सफ़ीरों को PIA से रिक्वेस्ट करके, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करके PIA से निकलवाया। तो इसके ऊपर जनाब एक ट्रेंड्स चले, ये चले गए, ये देखो जी, और ज़रूरत पड़ गई और 2 नंबर और 3 नंबर यही PIA लेनी है। और क्योंकि पिछली हुकूमत चवलबाजों की थी, तो शाह महमूद जो कि निस्बतन एक्सपीरियंस बंदा है, लेकिन वो भी उन्हीं चवलों पोस्टों पे आ गए। उन्होंने भी यूरोपियन यूनियन की ओहदेदार खड़ी थी, उससे कहा कि जाए जब हम अफ़गानिस्तान से PIA में यूरोपियन को ला सकते हैं तो यूरोप में क्यों नहीं कर सकते। तो वो बंदी तो पहले शक्ल देखते रही उनकी कि यार ये इस किस्म के चवली भी ऐसे ओहदों पे होते हैं। तो देखने में तो वाकई वो सही कह रहे हैं, यानी कि भाई जब आप एक जहाज़ उधर से ला सकते हैं तो उधर क्यों नहीं ले जा सकता। तो उसका रीज़न ये होता है पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं समझी जाती, वो ये रिस्क का लेवल। यूरोप को फ़्लाइटें लाने ले जाने के लिए ज़्यादा सेफ़ फ़्लाइटें अवेलेबल हैं, तो PIA का रिस्क लेवल है 3, लेकिन बहुत लो रिस्क लेवल फ़र्ज़ कर लें 1 है, तो रिस्क लेवल 1 की फ़्लाइटें अवेलेबल हैं और PIA का रिस्क लेवल 3 है। लेकिन जब अफ़गानिस्तान में तालिबान कब्ज़ा कर रहे थे तो उन लोगों की जान अब ख़तरे में है। अब ऐसे हालात हैं जो कि कैटास्ट्रॉफिक हैं, वो रिस्क लेवल 5 के हालात हैं। तो रिस्क लेवल 5 से निकलने के लिए उन्होंने रिस्क लेवल 3 की फ़्लाइट को अलाउ कर दिया कि भाई आप इससे एग्ज़िट कर जाओ, तो इसलिए वो एग्ज़िट कर गए। इन चीज़ को समझना ज़रूरी है हमारे लिए, हम लोग नहीं इतना समझ पाते। तो नेक्स्ट है, हर चीज़ में एक पॉपुलर होता है और एक क्लासिक होता है, एक कभी मिडिल की भी चीज़ होती है। जैसे म्यूज़िक है कि यार एक क्लासिक म्यूज़िक होता है, एक पॉपुलर म्यूज़िक होता है। तो पॉपुलर म्यूज़िक में लोगों में वो पॉपुलर होता है, लेकिन वो मतलब जो लोग म्यूज़िक को समझते हैं वो समझते हैं कि यार कि ये म्यूज़िक या तो है ही नहीं, या अच्छा म्यूज़िक नहीं है, सही म्यूज़िक नहीं है, जो म्यूज़िक का जो मतलब है वो नहीं है। अब ये हर चीज़ में होता है। ऐसे मौलवी भी होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, कुछ मौलवी क्लासिक होते हैं। ऐसे बैट्समैन होते हैं, ऐसे क्रिकेटर होते हैं। शाहिद अफरीदी पॉपुलर क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर मैं नहीं मानता कि बैट्समैन अच्छा था वो, लेकिन संगाकारा वो क्लासिक मेरी नज़र में बहुत बड़ा बैट्समैन, लेकिन कोई वो नहीं है उसकी, मतलब कोई ख़ास उसकी आप मशहूरियाँ नहीं देखेंगे। सियासत में भी ऐसे ही होता है कि सियासत का इस वक्त पॉपुलर पॉप म्यूज़िक का चैम्पियन इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का इमरान खान है। वो पॉपुलर है लेकिन क्लासिक नहीं है, वो सियासत नहीं कर रहा। मतलब उसकी सियासत क्या है कि यार कोई भी असेंबली में आ जाए, मैं हूँ सिर्फ, बस मैं ही हूँ। अपोजिशन लीडर को मैं नहीं मानता, फलानी कमेटियों को मैं नहीं मानता, पार्लियामेंट को नहीं मानता, इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता। वो क्लासिक तरीका ही नहीं है, मतलब कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक जिस तरह आपको कुछ दे के उसको संभालना होता है, क्लासिकल म्यूज़िक वरना मर जाएगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। इसी तरह क्लासिकी जो सियासत है उसको इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि यार अब ज़रा जो है ना इस तरफ ही झुकाव रखना, इलेक्शनों में सानू ले आना भाई, ऐसा ना हो कि हमारा काम उतार। नेक्स्ट और लास्ट मिसकॉन्सेप्शन जैसे हम लोगों का होता है वो ये है कि पता नहीं मैं करेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या नहीं, ओहदा, नंबर 2 मनसब। अब ये मनसब डेजिग्नेशन पता नहीं उसको सही लफ्ज़ है ये कि नहीं, और तीसरा शख्सियत, इसमें फ़र्क होता है। हमारे माशरे में हम इन चीज़ों का फ़र्क नहीं समझते। शहबाज शरीफ एक शख्सियत है, आप उसकी शख्सियत के 6 पहलू होंगे भाई, वो बाप कैसा है, वो उसका किरदार कैसा है, मज़हब पे उसका कितना अमल है, काम कैसा करता है, वो भाग दौड़ कैसी कर लेता है, ओबीडियंट कितना है, डिज़र्विंग कितना है, फलाना, वो उसकी एक शख्सियत हो सकती है। एक उसका मनसब है और एक उसका ओहदा है। ओहदे नॉर्मली वो ओहदे उन्हें कहते हैं कि जो या तो ख़ासकर आइनी ओहदे हों तो वो तो बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन ओहदे वो होते हैं जिनको कोई लीगल या डॉक्यूमेंटेड एक कवर हासिल हो, या कंपनी में भी ओहदे वो होंगे जिनको डॉक्यूमेंटेड कोई लीगली जिनकी हैसियत होती है। मनसब ये होता है हमारे माशरे में, मनसब के यार वो सेक्टर इंचार्ज का भांजा है, बहुत बड़ा मनसब है भाई, ठीक है, वो जी ब्रिगेडियर साहब के बहनोई हैं, बहुत बड़ा, इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा सॉरी मनसब, ओहदा नहीं है लेकिन मनसब बहुत बड़ा उनका। ये साबिक वज़ीर आज़म है, ये भी एक मनसब है। ये बड़ी रूहानी शख्सियत है, ये भी एक मनसब है। हालांकि रूहानी शख्सियत को कोई लीगल कवर, कोई डॉक्यूमेंटेड, कोई इस तरह की कोई वो नहीं है, लेकिन ये मनसब, हम लोग इस चीज़ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इस वक्त पाकिस्तान के आइनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, हमें उन्हें मानना चाहिए और मानना पड़ेगा, और उनको उस हिसाब से रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई मदीना में उनके ख़िलाफ़ नारे लगाएंगे फ़लाना। आप किसी शख्स से इख्तिलाफ़ कर सकते हो, किसी मनसब से भी किसी हद तक इंसान के यार ये उसका भांजा है, चलो उसको 2 बातें सुना दी,
बनती हैं या नहीं बनती वो एक अलग बात है, वो भी बुरी बात है। लेकिन जब कोई आईनी ओहदे पे हो, उसको आप एक लिमिट तक उसके ड्यूटीज़ के हिसाब से तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, लेकिन आप उस ओहदे की तजलील नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। तो होपफुली वीडियो 9 यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक क्विकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।